गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा चैनल संजीवनी क्लासेस पे। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। और पूरे एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, पूरे लगन के साथ पढ़ाई करना है। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर, जो फिजिक्स की जान है। फिजिक्स की जान है, फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है वेक्टर। अगर आप वेक्टर को अच्छा कर लोगे तो मेरा 100% दावा है कि तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारा फिजिक्स 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर फिजिक्स आपका 100% स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप कोई भी एग्जाम में अच्छा सा क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, और वो भी वेक्टर हम लोग सीखेंगे। पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे हम सिखाएंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम लोग फिजिक्स को सीख जाएंगे। आखिर में इसमें होता क्या है, आखिर में ऐसा चीज़ हो क्यों रहा है, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। अगर आपने यूनिट और मेजरमेंट का क्लास देखा है तो सही है, नहीं तो नहीं देखें तो वहाँ से ज़रूर आपको देख लीजिएगा कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का स्टडी कैसे किए थे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट कीजिए। आप भी नोट्स बनाइए और लिखिए यहाँ पे वेक्टर। तो चलो यहाँ पे वेक्टर में सबसे पहला जो बेसिक चीज़ें है आपको जो पढ़ाया गया था यूनिट और मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटी। शायद आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी। याद करो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी याद है? याद है कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम वाला है उस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जिसको हम लोग भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी क्वांटिटी जिसको मापा जाए या तौला जाए उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? जिसको माप सकते हो या तौल सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। आपको यूनिट और मेजरमेंट में सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया था, लेकिन हम लोग जब वेक्टर यहाँ पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग वेक्टर पर नहीं आएंगे, हम वहाँ पर उसके चीज़ों को समझेंगे। आखिर में वेक्टर आया कहाँ से, आखिर हमको क्या ज़रूरत पड़ा वेक्टर पढ़ने के लिए, क्या हम बिना वेक्टर को फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ये सारे चीज़ों का आंसर आज मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया गया यहाँ वेक्टर। वेक्टर में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया गया था कि वैसी क्वांटिटी, सच क्वांटिटी, वैसी राशि, ठीक है ना, विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर्ड का मतलब मापना, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ क्या क्या माप सकते हो? जिसको मापेंगे वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। बोलो क्या क्या माप सकते हो? हम मास माप सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, मास माप सकते हैं। ठीक है ना, मास होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? हम डिस्टेंस माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं। यस सर, ये तो होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, हम डिस्प्लेसमेंट माप सकते हैं। ठीक है ना, ये होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। हम फोर्स माप सकते हैं, ये होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। हम टेम्परेचर माप सकते हैं, ये होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे में जब साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कवरी किया तो उन्होंने बहुत सारे टर्म को डील किया और देखा कि ऐसे क्वांटिटी को फिजिक्स के अंदर रखा जाएगा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वही फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को बाहर फिजिक्स से हम लोग साइड कर देंगे। समझ जाए एक सीधा सा एग्जाम्पल, जैसे आर्मी का दौड़ होता है, जहाँ पे आर्मी की जो वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले जो दौड़ के लिए उसकी हाइट को मेजर किया जाता है। अगर देखा जाता है कि जो उस लायक है, जिसकी जो हाइट की एक लिमिट रखा जाता है, वो अगर उस लायक है तो उसको आर्मी के कैंपस में दौड़ने के लिए भेजा जाता है, अगर नहीं है तो भगा दो। तो सेम साइंटिस्ट लोगों ने वही काम यहाँ पे अपनाया कि देखा जिसको हम माप सकते हैं वो फिजिक्स के अंदर आएगा, उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, बाकी फिजिक्स से बाहर। तो आज के बाद से ध्यान रखना, हम उसी क्वांटिटी को डील करने वाले हैं जिसको हम माप सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। ऐसे ढेर सारे हैं, बस आपको समझाने के तौर पे 4-5 क्वांटिटी हमने ले रखा है। क्लियर है? समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है तो सही है। अब देखो, अगर क्या हम मेरी मन की बात आप माप सकते हो? मेरे मन में क्या चल रहा है आप बता सकते हो? नहीं सर, ये कैसे बता सकते हैं? अगर मान लीजिए अगर आप दो आदमी हैं, आपका दोस्त आज बहुत खुश है, क्या हम उसकी खुशी को माप सकते हैं? क्या आज हम बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त 5 किलो खुश है? क्या हम बोल सकते हैं मेरा दोस्त 10 किलो खुश है? नहीं ना, ये सब फीलिंग वाली चीज़ है। तो फीलिंग वाली चीज़ों को हम लोग फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं। फील लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन फीलिंग वाली चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, भावनाओं में हम लोग नहीं जीते हैं। ये है फिजिक्स, यहाँ रियल चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो वो चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते, जैसे भूत प्रेत को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो साइंस विज्ञान उसको मानता नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम लोग फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने किसका खोज किया? फिजिकल क्वांटिटी का। समझ में आ गया? अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जब मिल गया तब इसको मेजर कैसे किया जाए?
यहाँ पे सीखेंगे। अगर मास के बारे में अगर आपको मेजर करना हो तो आप 2 शब्द बताइए मास के बारे में, क्या बोलिएगा? बोलेंगे हाँ सर मेरा मास 40 kg है, और कुछ बोल सकते हैं या 50 kg है। उसी तरह नापिए यहाँ पे, मान लीजिए आपका वेट 40 kg है, तो 40 आपने माप दिया, 40 kg। यहाँ पे एक शब्द आया डिस्टेंस और एक आया होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर आप जानते हैं तो सही बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो देखिए डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की जो दूरी होती है ना उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट में होता है यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। समझाते हैं आपको, उसके बाद आएंगे इस पॉइंट पे। देखो अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर है, तुम अपने घर से कोचिंग आना चाहते हो पढ़ने के लिए संजीवनी में आपका स्वागत है, ठीक है ना, आने के लिए। तो संजीवनी में जब आप आओगे तो कैसे आओगे? आपके घर से एक रास्ता निकला होगा, उसी रास्ते से आएंगे, उड़ के तो नहीं आएंगे। जब रास्ते से आएंगे तो रास्ता जितना घूमेगा उतना हम घूमेंगे। मान लो रास्ता ऐसे घूम रहा टेढ़ा, तो आप टेढ़े आइएगा घूमते हुए, समझ रहे हैं? तो रास्ते की जितना लंबाई होगी उतना दूरी आपको तय करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गया होगा। जितना लंबा रास्ता उतना दूरी तय करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। चलना तो हम अपने घर से चालू किए थे, इसको बोलेंगे इनिशियल। समझ में आ रहा है ना? पहुँचे अपने कोचिंग में, इसको बोलेंगे फाइनल। इसको क्या बोलेंगे? फाइनल। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बाबू? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। रास्ते की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हारे गर्दन में नहीं, तुम्हारे पैर में एक रस्सी बांध के छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, जितना दूर जाओगे रस्सी की लंबाई बढ़ते जाएगी, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। जितना दूरी आपने तय किया वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। वही बोलते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, रास्ता जैसे घुमाता है वैसे घूमते हैं, रास्ते के अकॉर्डिंग चलते हैं। सीधा तो जा नहीं सकते, किसी घर में डूब नहीं ना जाएंगे, तो जैसे रास्ता घूम रहा है वैसे हम भी घूमेंगे। तो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये तो बात समझ में आ गया होगा डिस्टेंस क्या होती है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस बोलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे निर्भर नहीं रहता है, वो रास्ते पे निर्भर नहीं रहता है। बस वो देखता है कि हमको कहाँ से जाना था और कहाँ पे पहुँचना था, बस ये दोनों बिंदु को देखते हुए एक लाइन से मिला दीजिए, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए तो इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है कि हमको इसी तरफ जाना था। देखो एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो तुमको इधर जाना है और इधर जाने के लिए आपके पास रास्ते ऐसे है, कुछ घूम फिर के, समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे है टेढ़ा, तो हम टेढ़े तो जाएंगे लेकिन हमको जाना तो ऐसा था। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है एक शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट कोई रास्ता नहीं बताता है, बस डायरेक्शन को बताता है। और डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। अब समझ में आ गया होगा शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। देखो अब दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपको बोला जाए कि इसमें सबसे बड़ी लंबाई किसके पास है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस की लंबाई बड़ी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की लंबाई छोटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास एक चीज़ मिल चुका है जो जिसकी आपकी ज़रूरत थी, और वो डायरेक्शन। क्या मिला है? डायरेक्शन। हमको जिधर जाना था उसकी एक डायरेक्शन मिल चुकी है, हमको एक दिशा मिल चुकी है, और वहीं आपका एक डायरेक्शन। समझ में आई बात? डायरेक्शन को ही डील करने के लिए तो हम वेक्टर पढ़ते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिल चुकी है, डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस मान लो 100 सेंटीमीटर होगा, अगर डिस्टेंस मान लो 100 सेंटीमीटर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर उससे छोटा होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसके पास एक डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि अगर मान के चलो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारा डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तुम्हारा डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं सर 40 या 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, मान लो। लेकिन उसके पास एक चीज़ मिल चुका है जिसका ज़रूरत था। क्या? उसके पास एक डायरेक्शन होगा सर। हाँ सही बात है, उसके पास एक डायरेक्शन है, किधर जाना था हमको। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देते हैं आप, एक और एग्जाम्पल देते हैं। स्टार्टिंग है, यहाँ पे फिजिक्स सिखाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको फिजिक्स सीखना है, 100% सीखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, आप ही का घर है, और आपके 2 घर के बाद आपका दोस्त का घर है। दोस्त में कोई भी दोस्त हो सकता है।
अब मान लीजिए अगर आप अपने घर से आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं तो एक रास्ता होगा, और ये रास्ता जो है कुछ इस प्रकार से बिल्कुल टेढ़ा है। तब बताइए आप अपने दोस्त के घर तो जाइएगा, लेकिन रास्ते में जाते हुए कुछ मन में भुनभुनाते हुए जाएंगे, गाली देते जाएंगे कि बगल में घर है दोस्त का, लेकिन इतना दूर हमको चल के जाना पड़ रहा। जाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। तो जैसे रास्ता घूम रहा है वैसे ही रास्ते से घूमते हुए जाएंगे। जितना बड़ा रास्ते की लंबाई होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। लेकिन जाना कहाँ से था, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इसको एक शॉर्टेस्ट एक लाइन से मिला दिया जाए सीधा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया, जाना तो बाबू हमको इधर न था, जाना हमको इधर था ना, बस रास्ता हमको घुमा दिया ना रास्ता, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक दिशा देता है। अब तो समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलो, डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन होती है। आते हैं अपने पॉइंट पे। मेरा पॉइंट क्या था, यहाँ समझ रहे थे हम लोग कैसे चीज़ों को मेजर करते। एक यहाँ पे चीज़ आ रहा है फोर्स। फोर्स क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी पोजीशन बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। अगर हम दीवार पे फोर्स लगाएंगे, क्या उसका स्थान बदलेगा? नहीं। तभी उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम उस पर बात करने वाले हैं जिस पे फोर्स लगाएं उसकी पोजीशन बदल जाए। अगर मान के चलिए अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ये बॉडी है, अगर हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो आप देख कर बता सकते हो कि बॉडी इधर मूव करने वाली है। अगर हम इसको इधर से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इधर मूव करेगी, इधर से लगाएंगे तो इस तरफ मूव करेगी। मतलब इसके पास जब फोर्स लगा रहे हैं, उस ताकत को लगा रहे हैं, तो उसके पास एक डायरेक्शन मिल रहा है कि बॉडी किधर जाने वाली है। तो यहाँ भी फोर्स में एक डायरेक्शन हमको मिला, जिसकी ज़रूरत थी वो मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या मिला? डायरेक्शन। क्या मिला यहाँ पे? डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, अगर उसकी पोजीशन बदल जा रही है तो उसके पास क्या मिल चुकी है? डायरेक्शन। तो मान लो तुमने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और जैसे ही 10 न्यूटन फोर्स लगाया, अब मान लो तुम अपने दोस्त को धक्का दिया, फोर्स लगाया, बेचारा झुक कर गया या गिर गया, तो जिस तरफ से फोर्स लगाइए उसी के अलोंग झुक सकता है। तो उसके पास क्या मिला? एक डायरेक्शन। क्या मिल गया उसके पास? एक डायरेक्शन। टेम्परेचर के पास बाबू कोई डायरेक्शन नहीं होती है, समझ रहे हैं। मान लो हमने टेम्परेचर को माप दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, तो फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर मापेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। देखेंगे तो सारे के पास वैल्यू है, इसके पास भी है कि नहीं? इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड सबके पास है। क्या डायरेक्शन सबके पास है? नहीं, डायरेक्शन सबके पास नहीं है। उसी टाइम ने साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि देखो हमको इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसको एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, एक साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांट दिया। बोला कि देखो जिसके पास डायरेक्शन होगा वो अलग कैटेगरी में रहेगा, जिसके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा वो अलग कैटेगरी में रहेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सबके पास है। क्या मैग्नीट्यूड तो सबके पास है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसको माप सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड सबके पास है, लेकिन डायरेक्शन सबके पास नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या कंपलसरी है? मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं परिमाण। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है समझ में? उसी को बोलेंगे परिमाण। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। हमको एक बात समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। एक तो है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी में हमको 2 चीज़ें प्राप्त मिला, एक मैग्नीट्यूड और एक मिला डायरेक्शन। लेकिन जैसे हमने इस चीज़ को स्टडी किया फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमने ये पाया कि देखो मैग्नीट्यूड सबके पास होना चाहिए तभी फिजिकल क्वांटिटी होगा, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड बाई कंपलसरी है, ई तो कंपलसरी है, ये है मस्ट बी, रखेंगे ही रखेंगे मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है ना। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, इसका कंपलसरी है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको बोलेंगे मे और मे नॉट बी। हो भी सकेगा, नहीं भी हो सकेगा। समझ में आ रहा है? इसी पर फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को रखा गया जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और इसके एक को रखा गया जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो।
यानी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इन तीनों को एक साथ रखेंगे और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इसका जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर के नाम दिया जाता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर के नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा होगा। फिर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले यहाँ समझिए। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांट दिया गया? 2। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2। जैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में बांटा, यहाँ पे दोनों पार्ट जो बना, एक का नाम रखा गया स्केलर, जिसको आपने पढ़ा होगा हिंदी में अदिश बोलते हैं। एक को रखा गया वेक्टर, जिसको हम लोग सदिश बोलते हैं। स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। समझ में आ गया? तो यहाँ समझेंगे इस चीज़ों को। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। एग्जाम्पल में जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया, मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ही ना था। डिस्टेंस, ठीक है ना, टेम्परेचर और ढेर सारा है, चार्ज है, समझ रहा है ना, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बस समझने के लिए यहाँ पे हम इतना चीज़ों को लिख लेंगे। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों सुविधाएं मौजूद है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बस उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि वेक्टर्स आर, लिखेंगे वेक्टर्स आर दोज फिजिकल quantities, vector are those physical quantities which have magnitude तो होगा ही होगा, magnitude as well as का मतलब होता है साथ ही साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, ठीक है ना, साथ ही साथ डायरेक्शन होगा तब हम उसको वेक्टर बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया जो एग्जाम्पल में था वहाँ से हमको पता चला कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे जाओगे तो मोमेंटम मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ढेर सारे क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हुआ क्या, अब हम लोग आगे जब पढ़ने वाले हैं, यहाँ से अब आगे की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग स्केलर को नहीं पढ़ेंगे। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों होगा, स्केलर क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो बचपन में आपको जो मैथ में सर पढ़ाए होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे चीज़ें स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन सर वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं बताए कि देखो बाबू ये स्केलर है। बस आपको एडिशन सिखा दिए, सब्ट्रैक्शन सिखा दिए, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिए, लेकिन सब चीज़ें हमने डील किया था स्केलर, क्योंकि हम ये जानते हैं 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, कभी 3 नहीं हो सकते हैं, नहीं ना हो सकता है। लेकिन वेक्टर आपको ये दिखाएगा कि 2 और 2 3 होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। मतलब वेक्टर एक तरह का मैथ ही है और फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना वेक्टर को हम फिजिक्स सीख ही नहीं सकते हैं, लाख कोशिश कर लें हम नहीं सीख पाएंगे। तो हम स्केलर यहाँ पे यहीं पे ड्रॉप करेंगे, हम लेकर बढ़ेंगे वेक्टर। और वेक्टर से हमको एक छोटा सा आइडिया मिल चुका है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब चलिए ठीक है, अब यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया कि वेक्टर एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, आखिर में वेक्टर को पहचानेंगे कैसे? बोलने के लिए तो हम बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने सिंबल बनाया कि देखने से हमको पता चल जाएगा कि वेक्टर बोल रहा है और देखने से पता चलेगा ये स्केलर बोल रहा है। तो हेडिंग दिया जाए यहाँ से, इसको लिखने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हेडिंग दीजिए यहाँ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक ना, यहाँ से हेडिंग देंगे। वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल बनाया गया 2 तरह से होता है,
एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल। तो पहला हम लोग लिखने वाले हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंबल से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है वेक्टर को हम लोग एक सिंबल से दिखाएंगे। और सिंबल क्या कहता है, देखो दुनिया में जो ABCD जितने भी लेटर हैं 26, उसमें से कोई भी लेटर ले लो, अगर उसके ऊपर एरो लगा हुआ दिखाई दे तो ये वेक्टर को बता रहा है, बोल रहा है कि हम वेक्टर है। अगर एरो नहीं है तो क्या है, स्केलर है, जो बचपन से ABCD पढ़ते आ रहा है ना। लेकिन एरो लग गया तो क्या है, वेक्टर है। ये बता रहा है कि हमारे पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। बस ये मत समझना कि ये इधर जा रहा है, नहीं, एरो लगने का मतलब हम उस कैटेगरी में पहुंच गए हैं जिसके पास हमारे पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको पढ़ने का तरीका ए वेक्टर, एरो का मतलब वेक्टर, चाहे वेक्टर ए, बी पर एरो लग जाए इसको बोलेंगे बी वेक्टर। तब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है ना। चलिए इसी तरह मजा ले लेकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई करना है पूरे एनर्जी के साथ। इस पर एरो लग गया ए वेक्टर, एरो लग गया बी वेक्टर, एरो लग गया सी वेक्टर, ठीक है ना। यानी किसी भी लेटर के ऊपर एरो पुट कर दो, वेक्टर बन जाएगा। इसको एक लाइन में लिख लेंगे, पुट एन एरो ओवर द लेटर। किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगा दीजिए, वो वेक्टर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को अब समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, तो आप तो समझ गए कि ये वेक्टर है। तो वेक्टर के पास दोनों सुविधाएं होती है, कौन कौन, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड को हिंदी में तो परिमाण बोलते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि सारे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी जो साइन होती है हमेशा प्लस होती है। और मैग्नीट्यूड जब भी दिखाना होगा, ये जो वेक्टर है ना आपका, ये जो ए वेक्टर है ना, उसको मॉड डाल देंगे, मतलब उसको हम मॉड डाल देंगे। इसको मॉड बोलते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसको मॉडुलस बोला जाता है, मॉड। ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका साइन हटाकर बात किया जा रहा है, उसकी साइन को हटाकर बात किया जा रहा है, डायरेक्शन की बात में नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। इसको पढ़ना ए ऐसे है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है ना। ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। मॉड डालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया हमेशा प्लस होता है। ये कैसा होता है, हमेशा प्लस होता है। इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा वैल्यू देता है, प्लस। जैसे अगर हमारा वजन मापना हो, आपका वजन मापना है 40 है, तो 40 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं हो सकता है। अब रही बात कि यहाँ पे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हम देख कर बताएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आया ना। चलिए हम डायरेक्शन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और आपको बताना है कि क्या दोनों एग्जाम्पल सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए कोई कार है जिसकी वेलोसिटी है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, और एक और कार है जिसकी वेलोसिटी मान लो -10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप सोच रहे होंगे कि सर वेलोसिटी माइनस में कैसे हो गया, कार पीछे जा रहा है क्या अपने आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कार यहाँ रखे हैं अब पीछे भाग गया, नहीं, माइनस का मतलब डायरेक्शन। वाकई में इसकी जो स्पीड है ना, मॉड डाल के देखो, मॉड डाल को देखेगा तो यहाँ पे तो प्लस है तो आपको प्लस ही दिखाई देगा, और इसकी जो स्पीड है वाकई मॉड डाल को देखो 10 दिखाई दे रहा होगा। इसके आगे जो माइनस लगा है ना, ये माइनस डायरेक्शन को बताता है, ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। वही एग्जाम्पल हो गया, देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा, वही एग्जाम्पल हो गया। इस +10 का मतलब ये हुआ, जो रोड होता है ना, ये रोड, इसको हम लोग एक डायरेक्शन प्लस मानते हैं और इसको माइनस मानते हैं जहाँ पे हम खड़े होते हैं। तो अगर ये ऑरिजिन है, अगर ये कार 10 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो कार है इस तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। अब माइनस का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा कार है ना, वो कार किस डायरेक्शन में जा रहा है, बोल दो, अब तो बोल दो किधर जा रहा है। ये ऑरिजिन है, यहाँ से कार किधर जा रहा होगा, इधर, और इसकी भी स्पीड कितना है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर है। माइनस ने हमको ये बता दिया कि कार की डायरेक्शन इस तरफ थी, कार की डायरेक्शन इस तरफ थी, राइट साइड, मेरे राइट साइड, आपके लेफ्ट साइड। ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है ना ऑरिजिन पे,
तो माइनस से हमको एक चीज़ बात समझ में आ गया कि माइनस का फिजिक्स में वेक्टर में किसका काम होता है, डायरेक्शन। तो दोनों आपका सही है, दोनों यहाँ एग्जाम्पल सही है। इसके सामने प्लस है मतलब पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, माइनस है मतलब निगेटिव एक्सिस में जा रहा है। ये हुआ डायरेक्शन का काम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया ना कि वेक्टर को एक सिंबल से दिखाते हैं और ये वेक्टर का मतलब जिसके पास दोनों सुविधाएं हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आज हम लोग वेक्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि वेक्टर किसको बोलते हैं, कौन से प्राणी का नाम वेक्टर है। तो समझ में आ गया होगा, वैसे प्राणी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसी को वेक्टर बोलना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ो। बी में है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या समझेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना आसान है, बस थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हम आपको शुरू में बता दिए फिजिक्स यहाँ सीखना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। देखो मान लो यहाँ पे इमेजिन करो ये रोड है, ठीक है ना, ये रोड है और इस रोड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक मतलब समझ रहा है ना, कोई भी चीज़ है, कार बस ट्रक कुछ भी, घोड़ा गाड़ी गधा कुछ भी, ये ब्लॉक रखा हुआ है। आप देखकर क्या इसका महसूस कर रहे होंगे, यही ना समझ रहे होंगे कि एक रोड है, सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, यही ब्लॉक रखा हुआ। अगर इसमें एक एरो इस तरह से दिखाई दे दे आपको, तो आपको क्या लगेगा, यही ना लगेगा कि ब्लॉक इधर जा रहा होगा, कोई इसको खींच रहा होगा एरो लगने से। तो इधर खींचने वाले का नाम मान लो, खींचने वाला का नाम है ए वेक्टर। ठीक है ना, यानी यहाँ समझ में आ गया कि एरो यहाँ पे डायरेक्शन को बता ही रहा है। अगर इधर लगा दें इसका मतलब ब्लॉक को इधर भी कोई खींच रहा है, दोनों तरफ खींच रहा है। मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉक किसके पास जाएगा, ए के पास कि बी के पास, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ए के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा और इसकी लंबाई कम है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं ना दिया, इस तरह नहीं ना दिया कि एक ब्लॉक है और इस पर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन और इधर लग रहा है 4 न्यूटन, तो 8 बड़ा है तो ब्लॉक इधर जाएगा। तो यहाँ डिजिट में नहीं दिया है, लेकिन एरो की लंबाई ज़्यादा होगी, तो आप ये समझ जाना इसमें लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वेक्टर को एक एरो से भी दिखाया जाता है। तो वेक्टर को एक एरो से दिखाया जाता है, मतलब वेक्टर इज शोन बाई एन एरो। वेक्टर को एक एरो से शो किया जाएगा। और ये जो एरो है ना, एरो तीर, इसमें समझ जाएंगे इसको क्या बोलेंगे। इसमें जो एरो है इसमें हम इसको समझेंगे क्या कहता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हेड। जिधर एरो है उसको क्या बोलेंगे, हेड। उसको क्या बोलना है, हेड। जिधर एरो है उसको क्या बोलेंगे, हेड। और इसके पीछे वाले को बोलेंगे टेल। ये हेड का मतलब हो गया सिर और टेल का मतलब हो गया पूंछ। समझ में आइए। इस एरो की जो मान लो कोई बॉडी है, इसकी जितनी लंबाई होगी उसकी मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि लेंथ ऑफ बॉडी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मैग्नीट्यूड का। लेंथ ऑफ बॉडी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मैग्नीट्यूड का। इसकी लंबाई जितना ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है, बोलो समझ में आ रहा है। इसको बोलेंगे हेड, ठीक है ना, जिधर एरो होगा हेड, और इसके बोलेंगे टेल। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने आपको समझ में आ गया होगा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हम ऐसे लिखते हैं। इसको एग्जांपल में लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, यहाँ साइन हटाकर बात करते हैं। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया डायरेक्शन हटा दो, डायरेक्शन हटा दो, सिर्फ वैल्यू को याद रखो। तो यहाँ से अगर हम ये चीज़ें समझ में आ गया कि ए का मैग्नीट्यूड मॉड डाल दिया ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे और दे देते हैं। यहाँ पे मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। यहाँ समझेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर ए का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है किससे, 20। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का आज सीखें और वेक्टर का हमने इंट्रोडक्शन लिया। आखिर में हमको वेक्टर क्यों जरूरी है पढ़ना।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्यों जरूरी है। वेक्टर इसलिए ज़रूरी है पढ़ना कि यहाँ पे हम लोग वैसी क्वांटिटी को डील करेंगे वेक्टर पढ़ने के बाद जिसके पास डायरेक्शन हो। अगर डायरेक्शन वाले क्वांटिटी होंगे तो उसको वेक्टर पढ़ोगे तभी तो डायरेक्शन को में डील कर पाओगे। अगर जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो तो स्केलर पढ़ने से भी काम चल जाएगा। इसलिए वेक्टर ज़रूरी है कि कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके पास डायरेक्शन होते हैं और उसको डील करने के लिए वेक्टर ज़रूरी है। इसलिए ने साइंटिस्ट लोगों ने वेक्टर को बनाया। तब वेक्टर सीख जाएंगे तब हम फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से डील कर पाएंगे। आप भी मन लगा कर पढ़ो, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ो। जितना मैंने आज पढ़ाया उतना नोट्स बना लो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले एनर्जी के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करना।